बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इकनॉमिक्स। ठीक है, इकनॉमिक्स की नीड और इम्पोर्टेंस इंजीनियरिंग में क्यों है। यानी अगर बीइंग एन इंजीनियर अगर हमें इकनॉमिक्स नहीं पता होगी तो क्या नुकसान इसके हो सकते हैं, क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, तो वो हम सब इसमें कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इकनॉमिक्स होती क्या है। इकनॉमिक्स को अगर मैं एक वर्ड में डिफाइन करूँ कि मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, यानी अगर हम इसको थोड़े बड़े लेवल पे देखें, लेट्स सपोज हम आने वाले वक्त में ज़ाहिर सी बात है ग्रेजुएट होंगे और अच्छी पोस्ट पे जाते हैं, मैनेजमेंट पोस्ट पे जाते हैं। लेट्स सपोज एक पोस्ट सपोज कर लेते हैं, मैनेजर हैं हम किसी कंपनी के। हमें कुछ फंड्स मिले और हमें कहा गया कि हम इसको किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो हम किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, कैसे इन्वेस्ट करेंगे, ये आपकी सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं इकनॉमिक्स के थ्रू। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये आ जाती है कि जो प्रोजेक्ट आपका जो है जिस पे आप इन्वेस्ट करने वाले हो, क्या उसकी नीड है, क्या जो अभी एग्जिस्टिंग मेथड चल रहे हैं क्या वो इनफ हैं, क्या आपको कुछ नया करने की ज़रूरत है, क्या उस प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हो क्या उस पर इन्वेस्ट करना वैल्यूडेशन है या नहीं। ये सबसे पहले डिसाइड होता है। उसके बाद ये डिसाइड होता है कि इकनॉमिक्स में असल में मैं आगे वो बताने से पहले एक चीज़ बताऊंगा कि इकनॉमिक्स और फाइनेंस में डिफरेंस ही यही है कि इकनॉमिक्स में ना हम एथिकल डिसीजन भी लेते हैं। ठीक है, अलॉन्ग विथ सम अल्टरनेटिव सोल्यूशन एज वेल, या इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव सोल्यूशन। सही है, तो ये सबसे मेन डिफरेंस है इकनॉमिक्स और फाइनेंस में। यानी इसमें फाइनेंस वाला पार्ट भी आता है और इसमें एथिकल बाउंड्री भी कवर होती हैं। ठीक है, तो अब लेट सपोज आपने ये डिसाइड कर लिया, आपको एक प्रोजेक्ट मिला, आपको फंड्स मिले और आपने एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया और आपको पता है कि हाँ इसकी नीड है, ज़रूरत है। फिर आप देखो कि आप अगर वो प्रोजेक्ट करोगे तो सराउंडिंग तो इम्पैक्ट में नहीं आएंगे इससे। लेट सपोज आपने ऐसा प्रोजेक्ट किया, आपको पता है कि इसकी जो मतलब मार्केट्स जो आ रही हैं उस प्रोजेक्ट में, आपने ऐसे एरिया पे काम कर रहे हो जहाँ पे बहुत सारी मार्केट्स हैं, आपको पता है कि अगर मैं वहाँ काम करूँगा तो मुझे उन मार्केट्स को बंद करवाना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों की जॉब इससे इन्फ्लिक्ट होंगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये आपका एथिकल पार्ट होता है। तो आपको इस तरह करना है, या तो आप ये करो जैसे मैंने अल्टरनेटिव सोल्यूशन का वर्ड यूज़ किया था कि अगर आपको पता है कि मार्केट इससे इम्पैक्ट में आ सकती है, इससे इफेक्ट हो सकती है, तो फिर आप अल्टरनेटिव सोल्यूशन प्रोवाइड करो। अब मैं इसकी करंट एग्जांपल लूँ, आपको पता है कि अभी ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट एक चल रहा है हमारा। सही है, अब जो हमारा यूनिवर्सिटी रोड में जो चल रहा है काफ़ी सालों से, उसका नुकसान क्या हुआ है। सबसे पहले तो नुकसान ये हुआ है कि जो ट्रैफिक जो है वो आपका जो पहले 1 घंटे में क्लियर होता था वो अब 4 घंटे में होता है। क्यों? क्योंकि आपकी पता है रोड शेयरिंग हो रही है उस जिसकी अब मेरे पर्सपेक्टिव से उस प्रोजेक्ट की हमें नीड भी नहीं है। नीड है अगर है तो, लेकिन ये एथिकली आई थिंक बाउंड्रीज कवर नहीं कर रहा प्रोजेक्ट, जहाँ तक मेरा आइडिया है। क्यों? अगर मैं देखूँ, पहले पेडेस्ट्रियन ब्रिज की हमारे पास एक वो थी, एक सहूलत थी। अब क्या हुआ, जब से ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है वो पेडेस्ट्रियन ब्रिज हटा दिया गया। ठीक है, उससे क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स अब जाहिर सी बात है जो आते हैं वो अब जाहिर सी बात है अब लेट्स सपोज नुकसान क्या हो रहा है, अब उनको रोड क्रॉस करने में जाहिर सी बात है रिस्क ऑफ हैजर्ड बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो कि अब तो जाहिर सी बात है पेडेस्ट्रियन ब्रिज तो अब ये तो यह है, या तो यही है कि फिर आप अल्टरनेटिव वो यूज़ करो जो क्रॉसिंग यूनिवर्सिटी में जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज है उसके साथ जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज है वो आप यूज़ करो। ठीक है, लेकिन वो उसके लिए आपको फिर चल के जाना पड़ता है। अब अगर आप लेट हो रहे हो तो फिर और मसला हो जाता है। मतलब एक तरीके से आपने अब ऐसे अब आगे जब प्रोजेक्ट बढ़ता चला जाएगा, मुझे लग रहा है कि वो कराची यूनिवर्सिटी वाला जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज है वो भी हटा दिया जाएगा। सही है, तो वही मैं कह रहा था कि मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज बेसिकली ये आपका इकनॉमिक्स का एक तरीके से कोर का ऑब्जेक्टिव है, अलॉन्ग विथ एथिकल डिसीजन। सही है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं। इसमें हमारे पास इंटरेस्ट रेट भी आता है, कैश फ्लोज भी आ रहे होते हैं। कैश फ्लोज क्या होता है कि आपकी एक इनकम है 50,000 लेट्स सपोज। अब इसमें जितने आपके पास मंथली आपके जो एक्सपेंसेस लगे हैं, ठीक है, तो वो होते हैं आपके पास कैश फ्लोज कि आपके कितने खर्चे हुए मंथ पे। इसके बाद इंटरेस्ट रेट आ जाता है। इसमें आपके पास दो इसकी टाइप्स होती हैं, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। इन सबको हम देखेंगे इंशाल्लाह। इससे पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक्स एजेंट्स।
इकोनॉमिक्स एजेंट होता क्या बेसिकली, दे आर यूज टू ऑडिट द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल और ग्रुप दैट मेक्स द डिसीजन अबाउट हाउ टू एलोकेट द रिसोर्सेज। बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा। अब इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट। ठीक है, हम बारी बारी इनको देखेंगे। कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर जो कि कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हो, तो इसकी एक अलग से थ्योरी होती है इकोनॉमिक्स में, बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। सबसे पहले कंज्यूमर वो डिमांड करेगा मार्केट से कुछ। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ गवर्नमेंट, ये है कंज्यूमर थ्योरी, जो आपकी लॉ ऑफ डिमांड है वो ये कहती है कि अगर आपके पास किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ रही है, यानी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस बढ़ रही है, तो आपका बिहेवियर ये होना चाहिए कि उसकी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट जो है वो, यानी अगर प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट क्या हो जाना चाहिए? कम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी एलिमेंट विल डिक्रीज। बस 2 फैक्ट। अच्छा, इसी को हम कहते हैं सेट्रिस पेरिबस। सेट्रिस पेरिबस में हम 2 चीज़ों को रिलेट करते हैं, बाकी चीज़ों को कॉन्स्टेंट कर देते हैं। यानी अभी फ़िलहाल बात हो रही है सिर्फ प्राइस और डिमांड की, कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जानी चाहिए, यानी क्वांटिटी उसकी कम हो जानी चाहिए, रिगार्डलेस कि आपकी क्या प्रेफरेंसेस हैं या आपकी क्या इनकम है, ये सब चीज़ें कांस्टेंट है। लॉ ऑफ डिमांड ये कहती है कि अगर आप प्राइस आपकी प्रोडक्ट की कॉन्स्टेंटली आपकी बढ़ रही है तो आपको उसकी डिमांड कम करनी पड़ेगी। ये होगा रैशनलाइज बिहेवियर, इसको कहते हैं रैशनलाइज बिहेवियर। रैशनलिटी उसको कहते हैं कि अगर कोई बंदा रैशनलाइज है तो उसका मतलब ही इज़ एबल टू मेक अ राइट डिसीजन। ठीक है, अब सेट्रिस पेरिबस में वही कीपिंग ऑल थिंग कांस्टेंट, सिर्फ 2 चीज़ें रिलेट होंगी, बाकी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट हो जाएंगी। तो इसी के अकॉर्डिंग फिर हम एडजस्टमेंट करते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं एग्जांपल ले सकता हूँ कि आप लेट्स सपोज कोई मार्केट गए, आपने एक ऑब्जेक्टिव रखा, आपने प्लान किया बेसिकली कि मुझे ये चीज़ें लेनी है। अब आप मार्केट गए, आपको और बहुत सारी चीज़ें नजर आई जो आपकी प्लानिंग के बियॉन्ड थी, यानी आप जो सोच के गए थे कि मुझे ये चीज़ लेनी है। लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल लेता हूँ, आप मार्केट गए, आपको चाहिए टीवी। ठीक है, आपको टीवी लेना है, आपको एलसीडी लेनी है, लेकिन आप जब मार्केट गए तो आपने अच्छा आपका बजट लेट्स सपोज जो भी था, जो भी आपकी इनकम है वो अभी नहीं हम कंसीडर कर रहे। मैं बता रहा हूँ कि कांस्टेंट बिहेवियर क्या होता है, यानी कीपिंग ऑल थिंग कांस्टेंट होता है ना, ये मैं समझा रहा हूँ कि आप जो चीज़ लेने गए, लेट्स सपोज एलसीडी लेने गए, लेकिन जब आप मार्केट पहुँचे आपने देखा कि सेल लगी है, आपको एसी भी मिल रहा है, तो क्या हो रहा है? अगर आप वो चीज़ बाय करोगे, यानी आपने टीवी के साथ आपने एडजस्टमेंट की, आपने क्या किया कि आपने एसी भी ले लिया, आप क्या किया? आपने अपने बिहेवियर को चेंज किया, ये आपने वॉयलेट किया लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि आपको हर चीज़ कांस्टेंट, यानी जो चीज़ लेने गए वो चीज़ लेके घर आ जाओ बस। ये होता है सेट्रिस पेरिबस। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 2 चीज़ें आ रही होती हैं, एक आपके पास आती है आपके पास उस चीज़ की प्राइस और उसकी क्वांटिटी। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ क्या होगा? इस तरह होगा। लीनियर रिलेशनशिप क्यों है ये? इस वजह से है क्योंकि एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है उसी के साथ। ठीक है, यानी अगर प्राइस बढ़ रही है, अगर प्राइस मेरी बढ़ रही है तो क्वांटिटी क्या हो रही है? अगर प्राइस ये ए पॉइंट पे देखो प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी ये है, लेकिन अगर प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी कम हो रही है। ठीक है, ये होता है आपके पास लॉ ऑफ डिमांड कर्व। अब इसी कर्व में शिफ्ट्स आते हैं, यानी विदाउट चेंजिंग इट्स स्लोप, इसमें यानी ये कर्व आपका ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाता है। वो कब होता है? जब आपकी यानी जब एक्सटर्नल फैक्टर्स आए, जिस तरह की फॉर एग्जांपल प्रेफरेंसेस। लेट्स सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, ये शिफ्ट आया आपके पास एक, यानी पहले आपके पास ये था, अब ये हो गया। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, आप लेने गए सोफ़ा, मार्केट गए, मार्केट से सोफ़ा लेने गए, लेकिन वहाँ पर जब आप पहुँचे तो आपको पता चला कि उसका ही एक सब्स्टिट्यूट मौजूद है आपके पास, या कॉम्प्लीमेंट मौजूद है, जो लेट्स सपोज चेयर मौजूद है, जो कि वही फंक्शनैलिटी दे रही है जो कि सोफ़ा आपका देता है। तो क्या होगा? अब आपका ये जो डिमांड कर रही है तो सोफ़े के हिसाब से था, ये आप क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब फिर इसके हिसाब से वही चीज़ आ रही होंगी, अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, यानी क्वांटिटी कम होगी, प्राइस ज़्यादा अगर हो जाएगी, और अगर क्वांटिटी और प्राइस अगर कम हो जाती है तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। सही है, तो ये लॉ ऑफ डिमांड
आपका ये कहता है। तो पैरेलल शिफ्ट समझ आ गया। पैरेलल शिफ्ट में आपके पास इनकम भी आ जाती है। लेट्स सपोज प्राइस बढ़ रही है लेकिन साथ साथ आपकी इनकम भी बढ़ गई। तो अब ये शिफ्ट, अच्छा ये शिफ्ट जो है कर्व, अगर हम इस पूरे टोटल कर्व को देखेंगे तो कर्व तो सिर्फ प्राइस और डिमांड पे है, क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट पे है, इनकम का कोई इसमें रोल नहीं है। लेकिन चूंकि अब प्रेफरेंसेस और लेट्स सपोज इनकम हमने सपोज किया, तो इनकम का जब फैक्टर इसमें आएगा, एक्यूमुलेट होगा, तो फिर कर्व आपका बस शिफ्ट हो जाएगा। यानी पहले अगर आपका इनकम लेट्स सपोज 50,000 थी, उसका कर्व ये है, लेकिन आपकी 1 लाख हो गई तो फिर आपका कर्व ही हो जाएगा। लेकिन चीज़ें दो ही कंसिडर होंगी, एक प्राइस और दूसरी क्वांटिटी। ठीक है। अच्छा प्रोड्यूसर थ्योरी, प्रोड्यूसर थ्योरी कहती है, अच्छा ये तो लॉ ऑफ हमने जो पढ़ा है वही लॉ ऑफ कंज्यूमर था, सही है। अब लॉ ऑफ पढ़ लेते हैं सप्लायर, लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, यानी प्रोड्यूसर थ्योरी ये कहती है कि अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ रही है, यानी वो कुछ चीज़ डिमांड में आ रही है, अगर प्राइस बढ़ रही है उसकी, तो सप्लाई क्वांटिटी विल इंक्रीज। यानी अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ रही है, अच्छा ये था डिमांड कर्व, इसको बोलते हैं डिमांड कर्व। और इसमें जो कर्व आता है उसको बोलते हैं सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व में और डिमांड कर्व में फ़र्क है, एक तो बिल्कुल ही अपोजिट है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कंज्यूमर थ्योरी के अकॉर्डिंग डिमांड कर्व में जब प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी कम हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, जब प्राइस बढ़ेगी तो सप्लायर उस चीज़ को ज़्यादा क्या करेगा, जो सप्लायर जो है उस चीज़ को ज़्यादा मार्केट में इन करने की कोशिश करेगा, यानी क्वांटिटी बढ़ा देगा। मेरी बात समझ आ रही है। तो ये कहती है आपकी प्रोड्यूसर थ्योरी। इसमें सेट्रिस पैरिबस इसमें क्या है, अच्छा सेट्रिस पैरिबस मैंने बता दिया, मैं दोबारा बता देता हूँ। इसमें हम दो चीज़ों को रिलेट करते हैं, यानी दो चीज़ों के दरमियान हम रिलेशनशिप देखते हैं, बाकी चीज़ों को कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम पार्शियल डेरिवेटिव, अगर टेक्निकल, अब मैं इंजीनियरिंग की बात करूँ, पार्शियल डेरिवेटिव सबने पढ़ा होगा, उसमें क्या करते हैं, दो जिसकी रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते हैं तो दूसरे वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास लॉ ऑफ सप्लाई। अच्छा इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें सेट्रिस पैरिबस क्या था कि कीपिंग ऑल थिंग कांस्टेंट, कुछ भी हो हर चीज़ कांस्टेंट रखो। आप मार्केट में कुछ लेने जा रहे हो, आपको अगर कोई और चीज़ मिल रही है, आप जो चीज़ लेने गए थे वही लेकर वापस आओगे। ठीक है, सही है। यानी अगर आपकी इनकम जो भी इनकम भी फिक्स हो जाएगी, यानी इसमें हर चीज़ कांस्टेंट होती है, यानी इनकम भी कांस्टेंट है। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें पैरामीटर्स आपके कांस्टेंट है। सिर्फ दो चीज़ें आप रिलेट करते हो, प्राइस और क्वांटिटी ऑफ डिमांड, क्वांटिटी डिमांड। इसमें क्या सेट्रिस पैरिबस आ जाते हैं, इसमें इनपुट्स आ जाते हैं। लेट्स सपोज आपका, अच्छा पहले कर्व दिखा देता हूँ। ये है आपके पास सप्लाई कर्व, सही है। सप्लाई कर्व ये कहता है कि प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है। अब शिफ्ट कब आएंगे, शिफ्ट उस वक्त आएंगे, आपने देखा कि मार्केट में रॉ मटेरियल प्राइस जो है वो बढ़ रही है, लेबर कॉस्ट बढ़ रही है। लेट्स सपोज इसमें सेट्रिस पैरिबस क्या होंगे, इनपुट्स। यानी लेट्स सपोज अब आप मटेरियल जो आपकी कॉस्ट पहले लग रही थी वो 10,000 लग रही थी, अब 20,000 लग रही है, तो प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। तो ये फैक्टर आपके क्या करेंगे, इस कर्व को शिफ्ट करके या तो ऊपर ले जाएंगे या नीचे ले जाएंगे। सही है। यानी अगर लेट्स सपोज कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, यानी ये पहले आप हैंडमेड चीज़ें बना रहे थे, अब पता चला आपको पता चला इसकी सब्सिट्यूट आ गया भाई, तो आप तो मशीन के थ्रू हो जाता है, तो अब क्या हो जाएगा, कर्व अब उस टेक्नोलॉजी की वजह से आपकी क्या हो, सेल बढ़ गई, तो ये कर्व ऊपर आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही। तो अब कर्व है दो के दरमियान ही, प्राइस और सप्लाई क्वांटिटी मतलब से क्वांटिटी सप्लाई, सही है। सेट्रिस पैरिबस में आप और चीज़ें नहीं देखते कांस्टेंट, लेकिन इनपुट जब आएंगे दूसरे इनपुट कौन कौन से, एक तो लेट्स सपोज गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिए, तो प्राइस अब जैसे बात है, अब क्या हो जाएगा, अब ये कर्व नीचे आ जाएगा अकॉर्डिंगली। या कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो कर्व ऊपर आ जाएगा, लेकिन कंपैरिजन दो चीज़ों के दरमियान होगा, तो इसे बोलते हैं पैरेलल शिफ्ट, सही है। अच्छा मार्केट इक्विलिब्रियम, अब मार्केट चलती ही इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि ये एक प्री डिफाइंड कंडीशन है जिसमें आपके पास सप्लाई क्वांटिटी बराबर हो जाए, आपके सप्लाई क्वांटिटी बराबर हो जाए डिमांड के, यानी जब आपकी डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाए। लेट्स इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, लेट्स सपोज आप मार्केट इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, ये प्राइस डिमांड यूनिट्स और सप्लाई यूनिट्स हैं। अब लेट्स सपोज प्राइस 3 है, अब आपको पता है कि डिमांड आपकी 4,000 है, लेट्स सपोज मतलब डिमांड कंज्यूमर डिमांड करता है कि 4,000 यूनिट्स लॉन्च होने चाहिए,
लेकिन सप्लाई कह रहा है कि 5000 होंगे। सही है, सप्लाई कह रहा है कि 6000 यूनिट्स हैं, लेकिन डिमांड कम है। क्यों? क्योंकि प्राइस ज़्यादा है। प्राइस ज़्यादा होने की वजह से डिमांड कम है और सप्लाई यूनिट्स तो बहुत रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पर अप्लाई होती है मार्केट फोर्सेस इंड्यूस होती हैं इसमें, ताकि एक डाउनवर्ड प्रेशर अप्लाई हो। डाउनवर्ड, ये टेक्निकल टर्म से याद रखिएगा, डाउनवर्ड प्रेशर अप्लाई होता है। डाउनवर्ड प्रेशर ये कहता है कि भाई गवर्नमेंट को कहता है, गवर्नमेंट अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कि आपकी प्राइस जो है वो कम हो। ये मार्केट फोर्सेस होती हैं जो इंड्यूस होती हैं। जब आपके पास कोई चीज़ नहीं बिक रही होती है और इसकी डिमांड कम हो, यूनिट ज़्यादा हो, तो हम क्या करते हैं, प्राइस कम करते हैं। प्राइस कम करती है। अब प्राइस कम करने के बाद क्या हुआ, सप्लाई, अब जाहिर सी बात है, कभी भी सप्लायर अपने नुकसान में कोई चीज़ नहीं बेचेगा। तो उसने क्या किया, 6000 यूनिट से 5000 यूनिट्स कर दी। लेकिन अब फ़ायदा ये हुआ कि डिमांड भी बढ़ गई। अब ज़्यादा प्राइस कम हुई, इसका मतलब अब देखें यहाँ पर दोनों, अगर हम प्राइस और डिमांड यूनिट्स को देखें, यहाँ पर लॉ ऑफ थ्योरी, जो लॉ ऑफ डिमांड थ्योरी है वो सही से अप्लाई हो रही है। प्राइस बढ़ गए थे, डिमांड कम, प्राइस कम हुई, डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन प्राइस कम हुई तो सप्लाई यूनिट भी क्या हो गए, कम हो गए। तो लॉ ऑफ सप्लाई थ्योरी और लॉ ऑफ डिमांड थ्योरी आप लोगों को अब समझ आ गए होगी यहाँ से। ठीक है, अब मज़ीद प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़ गई अकॉर्डिंग टू डिमांड थ्योरी। लेकिन क्या हुआ, सप्लाई यूनिट्स कम हो गए। तो अब यहाँ पर क्या अप्लाई होगा, यहाँ पर अप्लाई होता है अपवर्ड प्रेशर। यानी अब मार्केट फोर्सेस कहेंगे कि नहीं कहा जाएगा सप्लाई को, नहीं तुम लॉन्च मतलब चीज़ें लाओ मार्केट में और सप्लाई बढ़ाओ, प्राइस हम बढ़ा देंगे। अब प्राइस ऊपर आ जाएगी। यानी ये उसको बोलते हैं अपवर्ड प्रेशर। और यहाँ से अगर आ रहा होगा तो डाउनवर्ड प्रेशर। अब यहाँ पर सप्लाई को बोला जाएगा अपनी भाई सप्लाई बढ़ाओ, अब हम प्राइस बढ़ा देते हैं। सही है। अब अगर जीरो प्राइस कर दोगे, जाहिर सी बात है प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं करेगा। सिंपल है। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा। अच्छा, ये चीज़ें वही लिखी हुई है, नोट्स में ड्राइव लिंक में डाल दूँगा, यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ये वही चीज़ें जो कि पैरेलल शिफ्ट में हमने पढ़ी हैं। अब सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लेते हैं। ये थोड़ी सी मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ लगी जो मैंने सोचा कि इसको इंक्लूड करना चाहिए। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट ये होता है कि आपके पास, आपने लेट्स में कोई क्या कहते हैं, कोई इंटरेस्ट लिया आपने, कोई इंटरेस्ट कहता सॉरी, कोई लोन लिया आपने किसी कंपनी से, बैंक से, और आपको कहा गया कि आप 3 साल में ये लोन आप क्या कर दो, आपको ये लोन जो है आपको वापस करना है विथ दिस 10% इंटरेस्ट रेट। आई मतलब इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक है। अच्छा, कुछ टर्मिनोलॉजी हम देख रहे थे पहले से, ताकि वो आप पढ़ भी लीजिएगा नोट्स में। पी मतलब होता है अमाउंट जो करंटली आपके पास मौजूद है। एफ मतलब कौन सी अमाउंट फ्यूचर में आपके पास मौजूद होगी, इसको मतलब एफ। ये कुछ मैं अभी बता रहा हूँ क्योंकि आगे जैसे आई आया, तो आई का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट। एन मतलब नंबर ऑफ पीरियड्स, इसमें आपके ईयर वाइज, मंथ, वीक सब आ जाता है। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या, अगर एन आपका नंबर ऑफ पीरियड रिस्पेक्ट टू मंथ है तो मंथ के हिसाब से होगा, ईयर है तो ईयर के हिसाब से होगा। ए क्या है, सीरीज ऑफ कंसेक्यूटिव अमाउंट। अब ये है कि मतलब एक महीने की सैलरी थी, आप इसमें आपने कितनी लेट्स सपोज आपकी पूरी सॉल्व में कितनी कॉस्ट लगी, उन सब का अगर हम सीरीज सम करें तो आपका क्या कहलाएगा, ए सीरीज ऑफ कंसेक्यूटिव अमाउंट। ठीक है। यानी लेट्स सपोज एक स्कूल है, उसमें आपने स्कूल में मंथली पेमेंट की फीस की ना, तो उन सब का सीरीज सम क्या कहलाता है, सीरीज ऑफ कंसेक्यूटिव। ठीक है। रेवेन्यू कुछ चीज़ें लिखी हुई है, प्रॉफिट के साथ प्रोडक्शन कितनी हुई आपके पास, तो रेवेन्यू कहलाता है। कैश फ्लोज की बात हमने की थी कि कैश फ्लोज में होता है कि आपके पास डिफरेंट इंस्टेंट पे आपके कितनी कॉस्ट लगी। अगर आपकी सैलरी 50,000 है, उसमें आपके कितने खर्चे हुए पूरे मंथ में, वो कैश फ्लोज होता है। ठीक है। कैश इनफ्लोज में होगा कितने आपने सेविंग्स की उस अपनी सैलरी में, और कैश आउटफ्लोज में कितना आपके पास डिसबर्समेंट हुई, यानी कितने टैक्स लगे आपके कैश पे, यानी कोई आपने चीज़ परचेज़ की उस पर आपको कितना आपका लेट्स सपोज टैक्स लग गया। ठीक है। या आपने प्रोजेक्ट में कोई फंड्स अप्लाई किए तो कितने फंड्स आपके लग गए किसी प्रोजेक्ट में। ठीक है। ये वही समझना, आउटफ्लो में कितना कैश आपका लग गया किसी चीज़ को लेने में। ठीक है। तो अब आते हैं उस सवाल पे, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट हम देख रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट में ये होता है कि हम सिंपल इंटरेस्ट में, अगर मैं थ्योरी में बताऊं कि आपकी जो ओरिजिनल अमाउंट है उस पर कितना इंटरेस्ट लगा। सिंपल इंटरेस्ट ये कि आपको, अगर आपने लैंड यानी उधार लिया, आपने इतने डॉलर्स आपने उधार लिए। ठीक है। ये अपने हिसाब से कुछ चेंज भी हो सकते हैं, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। सही है।
अब ये होगा कि आपको इसको 3 साल में वापस करना है, लेकिन 10% पर ईयर का इसमें क्या लगा हुआ है, इंटरेस्ट लगा हुआ है। इंटरेस्ट रेट्स का कितना है, 10% पर ईयर। अब आपको कितनी रिपेमेंट करनी होगी आफ्टर 3 ईयर? तो सिंपल क्या होगा, जितनी अमाउंट आपने लैंड की है, यानी जो आपने उधार लिए हैं, जितने अमाउंट आपने, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और उस पर अप्लाई कर देंगे इंटरेस्ट रेट, तो वो इंटरेस्ट आ जाएगा उस अमाउंट पे जो आपने बोरो की है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही? तो ये आपका इंटरेस्ट आ गया। अब इस इंटरेस्ट को आप ऐड कर देंगे इस ओरिजिनल अमाउंट पे। तो क्या मैंने क्या थ्योरी बोली थी, इंटरेस्ट ऑन ओरिजिनल अमाउंट, इट्स व्हाट, इट्स सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हम हर साल को देख रहे होते हैं कि एक साल का पहले हमने कैलकुलेट किया कि पहले ईयर में कितना इंटरेस्ट लगा इस परसेंटेज के हिसाब से। तो क्या करूँगा, 0.1 को मैंने मल्टीप्लाई किया सिंपल इस अमाउंट के साथ। पहले क्या कर रहे थे, पहले तीनों साल का जितना इंटरेस्ट था ना, वो एक साथ एक्यूमुलेट कर रहे थे इस अमाउंट पे। अब क्या करेंगे, हर साल की मतलब हर ईयर को हम इंडिविजुअली देखेंगे। अब लेट्स सपोज ड्यू फॉर ईयर 1, वही सवाल है, सिर्फ हमें क्या करना है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करना है आफ्टर 3 ईयर। तो क्या होगा, सबसे पहले इंटरेस्ट आपने पहले साल का मालूम है, पहले साल पे कितना इंटरेस्ट लगा, पहले साल पे आपका कितना इंटरेस्ट लगा, वो आपने 0.10 को मल्टीप्लाई किया इस अमाउंट के साथ, तो आपको उस अमाउंट पे जो पहले साल पे जो इंटरेस्ट लग रहा था वो आपको पता चल जाएगा। सही है। उसके बाद अब ये इंटरेस्ट आपके पास आ गया, ये 10,000 इंटरेस्ट, $10,000 आपके पास इंटरेस्ट आ गया, ये आप ऐड कर दोगे इस पे ओरिजिनल अमाउंट में। ठीक है, अब मैंने एक वर्ड यूज़ किया था कि अच्छा मैंने बताया, सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है कि ओरिजिनल अमाउंट प्लस एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट। एक्यूमुलेटेड मतलब अब ये जो एक्यूमुलेट हुआ है इंटरेस्ट इस अमाउंट में, ये अब अमाउंट कंसीडर होगी दूसरे साल में। अब दूसरे साल में ये वाली अमाउंट कंसीडर नहीं होगी। उसमें क्या हो रहा था सिंपल इंटरेस्ट में कि डायरेक्टली हर साल में एक ही अमाउंट कंसीडर हो रही थी, तभी हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे इंटरेस्ट मालूम करने के लिए। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट आएगा, यानी पहले साल में जो इंटरेस्ट लगा उस पर जो टोटल अमाउंट आपके पास आई वो कंसीडर होगी दूसरे साल में, उस पर आप 10% इंटरेस्ट लगाओगे और फिर जो इंटरेस्ट निकलेगा वो आप ऐड करोगे इसमें, और ये एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट फिर आपका यूज़ होगा तीसरे साल में। तो इस तरह आपके पास ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इसको देख लिएगा एक बार, मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा ड्राइव लिंक में, डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा ड्राइव का, तो वहाँ से एक्सेस कर लिया। तो आई थिंक समझ आएंगी चीज़ें आप लोगों को। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।